कहानी की शुरुआत होती है और हम केसी नाम की एक लड़की को जंगल में गन लेकर भागते हुए देखते हैं। आगे जाकर उसे एक शॉप दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर वो कुछ जरूरत का सामान अपने बैग में रखने लगती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो उससे मदद की गुहार लगा रहा था। वो उससे बोलता है कि प्लीज कोई है तो मेरी मदद करो क्योंकि मेरा बहुत खून बह रहा है। उसकी आवाज सुनकर केसी थोड़ा डर जाती है और धीरे धीरे गन लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वहाँ जाकर वो गेट खोलती है लेकिन वो आदमी उसके ऊपर गन तानते हुए उससे बोलता है कि गन नीचे फेंको। इस पर केसी उससे कहती है कि पहले तुम फेंको नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। वो आदमी केसी की बात मान लेता है और अपनी गन नीचे रख देता है लेकिन केसी उससे अपना दूसरा हाथ भी अंदर से बाहर निकालने को बोलती है। तभी वो आदमी अपना दूसरा हाथ भी निकालने लगता है लेकिन डर की वजह से केसी के हाथ से गन चल जाती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मूवी फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ हम केसी को देखते हैं जो अपने स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस कर रही है। वहाँ उसे बैन नाम का एक लड़का दिखाई देता है जिसे वो पसंद करने लगी थी और तभी उन लोगों को पता चलता है कि शहर में कुछ अजीब सा घट रहा है, कुछ अजीब हो रहा है। इसके बाद हम केसी की फैमिली को देखते हैं जो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। खैर अगले दिन केसी अपने स्कूल में बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी। तभी अचानक से वहाँ की लाइट ऑफ हो जाती है और उसके साथ ही उसका मोबाइल भी ऑफ हो जाता है। केसी ये सब कुछ समझ ही रही थी कि तभी अचानक से बाहर कुछ घटनाएं होने लगती हैं। सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने लगती हैं और वो देखती है कि प्लेन भी नीचे आकर क्रैश हो गया है। वो सभी बहुत डर जाती हैं कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। असल में ये लोग एलियन होते हैं जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही थे, जो इंसानों के दिमाग को कंट्रोल करके इंसानों को खत्म करना चाहते थे और इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाकर राज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की सहायता से बिजली को पूरी तरह से गायब कर दिया था। अगले सीन में केसी और उसका भाई सैम नदी से पानी ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर भूकंप के कुछ झटके आने लगते हैं जिसके कारण वहाँ पर पेड़ गिरने लगते हैं। वो वहाँ से किसी तरह बचकर एक सेफ जगह पर पहुँचते हैं। कुछ देर बाद सैम केसी से बोलता कि मैंने कुछ आवाजें सुनी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उन दोनों को उनकी तरफ सुनामी आती हुई दिखाई देती है। इसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। वो वहाँ से भागने लगते हैं। केसी समझ जाती है कि वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएंगे, इसीलिए वो दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सुनामी खत्म होने तक वहीं पर बैठे रहते हैं। धीरे धीरे वो सुनामी पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेती है जिससे लाखों लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद किसी तरह से सुनामी खत्म होती है और उसके बाद उस शहर में एक वायरस फैल जाता है। इसकी वजह से काफी लोगों की और मौत होती है जिसमें केसी की मॉम भी शामिल थी। इसके बाद हम देखते हैं कि केसी का भाई और उसके डैड अपना सामान पैक कर रहे थे। तभी केसी अपने डैड से बोलती है कि वो आखिर चाहते क्या है, सबको खत्म क्यों नहीं कर देते। फिर उसके डैड बोलते हैं कि अब तक तो वो लोग ठीक ही हैं और उन्होंने हमारी धरती को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाया है क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें ये दुनिया चाहिए लेकिन इस दुनिया में रहने वाले इंसान नहीं और शायद इसीलिए वो इस दुनिया से इंसानों का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। खैर इसके बाद वो सभी रिफ्यूजी कैंप की तरफ चल देते हैं। शाम होते होते वो लोग रिफ्यूजी कैंप पहुँच जाते हैं। कुछ देर बाद केसी के डैड उसे साइड में ले जाकर अपनी गन देते हुए उसे बोलते हैं कि तुम इसे हमेशा ही अपने साथ रखोगी और ये बात किसी को नहीं बताओगी। तुम इसे तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारी जान को खतरा होगा। अगले दिन एयरफोर्स से कुछ जवान वहाँ पर आते हैं जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम कर्नल वॉच होता है वो इन सभी लोगों से बोलता है कि हम लोग राइट पैटरसन एयरफोर्स स्पेस से आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग बच्चों और बड़ों को अलग अलग गाड़ी में बिठाकर वहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने लगते हैं। केसी और सैम बस में बैठे होते हैं। तभी सैम जिद करते हुए केसी से बोलता कि अगर आपने मेरा टेडी बियर मुझे लाकर नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगा। केसी को ना चाहते हुए भी बस से उतरकर टेडी बियर लाना पड़ता है लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद वो बस वहाँ से चली जाती है और केसी वहीं रह जाती है। इधर सभी बड़ों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर कर्नल वॉच भी मौजूद होता है। वो उनसे बोलता है कि हमें लग रहा है कि अब चौथा हमला होने वाला है। वो अपनी शिप से अब इस धरती पर उतर आए हैं और उनकी खास बात यह है कि वो हमारे शरीर और दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं और हो सकता है कि वो अभी यहाँ हमारे बीच में मौजूद भी हो। ये सब कुछ केसी भी देख रही होती है जिसे उसके डैड ये सारे से छुप जाने को बोल देते हैं। ये सुनकर वो सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए हंगामा शुरू कर देते हैं लेकिन तभी एक आदमी उन जवानों पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसे देखकर वो भी फायरिंग करने लगते हैं और वहाँ मौजूद सभी आम लोगों की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद केसी डरते डरते उस जगह पर अपने डैड को देखने पहुँचती है लेकिन उसके डैड की फायरिंग में मौत हो गई थी। ये देखकर केसी रोने लगती है और एक गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम वैन को देखते हैं जिसका चेकअप हो रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और उससे उसका नाम पूछती है। इस पर बैन बताता है कि मेरा नाम बैन पेरिस है लेकिन सभी मुझे ज़ॉम्बी कहकर बुलाते हैं। इसके बाद वो उससे कुछ पूछताछ करने के बाद उसके अंदर मशीन द्वारा एक सिग्नल डाल देती है और उससे बोलती है कि अब हम तुमको ट्रैक कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अब हर एक बच्चा उनसे लड़ने में हमारी मदद करे यानी कि उन एलियन से। इसके बाद वो हर बच्चे के साथ ऐसा ही करते हैं और उनके अंदर एक सिग्नल डाल देते हैं जिससे वो उन्हें ट्रैक कर सके। इसके बाद हम किसी को देखते हैं जिसे लाश दिखाई देती है।
जिनकी हाल ही में फायरिंग से मौत हुई थी। उन्हें देखकर केसी समझ जाती है कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है। तभी एक ड्रोन आता है और केसी के ऊपर फायरिंग करने लगता है। फायरिंग के दौरान एक गोली केसी के पैर में लगती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद वो जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और डर जाती है। खैर अब वो वहाँ से किसी तरह से निकलती है और कुछ दूर जाने के बाद गिर जाती है और हम उसे फेंट होता हुआ देखते हैं। फिर हम कर्नल वॉच को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी बच्चों से कह रहा था कि इस वक्त तुम सबको देखकर मुझे गर्व हो रहा है कि तुम सब अब योद्धा हो, सबसे मजबूत योद्धा जिनकी आज हमें सख्त जरूरत है। हमारे इंटेलिजेंस का मानना है कि वो इंसानों पर आखिरी हमला करने वाले हैं। कोई नहीं जानता कि ये हमला कब और कैसे होगा। अगर वो कामयाब हुए तो इसके बाद कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट चुका होगा। इसीलिए ये आखिरी हमला होने से पहले ही हमें लड़ना होगा और हमें बदला लेना ही होगा। इसके बाद उन सभी बच्चों को डिफेंस ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाता है। इधर हम केसी को देखते हैं, जिसको होश आ चुका था। वो डरते हुए इधर उधर देखती है और सोचती है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो फिर से सो जाती है। अगले दिन केसी जब उठती है तो वो अपने बैग में अपनी गन देखने लगती है, लेकिन उसको गन नहीं मिलती। तभी उसे फिर से उसी आदमी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण वो फिर से सोने का नाटक करने लगती है। लेकिन उस आदमी को शक हो जाता है। वो उससे कहता है कि मेरा नाम एवन है और मैं जानता हूँ कि तुम जाग गई हो। तुम हाईवे पर खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया। केसी उससे पूछती है कि मैं यहाँ पर कब से हूँ और यहाँ से राइट पैटिंसन मिलिट्री बेस कितनी दूर है। एवन उससे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर करीब एक हफ्ता हो गया है, और रही बात राइट पैटिंसन की तो वो लगभग यहाँ से 60 मील दूर है। फिर एवन केसी से पूछता है कि तुम राइट पैटिंसन के बारे में मुझसे क्यों पूछ रही थी। केसी बोलती है कि मेरा छोटा भाई सैम वहाँ पर है, आर्मी उसे लेकर गई है और किसी भी तरह मुझे उसे वापस लाना है। अगले दिन केसी उस घर में घूम रही थी, तभी उसे अपनी गन मिलती है, जिसे एवन ने छुपा कर रखा था। केसी को एवन के ऊपर कुछ शक हो जाता है और वो अपना सामान पैक करके वहाँ से बिना बताए भाग जाती है। थोड़ी ही दूर वो भाग पाती है और एवन उसे पकड़ लेता है। एक ड्रोन को देखकर वो उसका मुंह दबा देता है और वहीं छुप जाता है। फिर वो उसे घर लेकर आता है, जहाँ केसी उस पर चिल्लाती हुई बोलती है कि तुमने मेरी गन क्यों छुपाई। बहुत बहस करने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम सुबह सैम को बचाने राइट पैटिंसन के लिए निकल जाएंगे। अगले सीन में हम बैन और बाकी बच्चों को देखते हैं जो कुछ ट्रेनिंग ले रहे थे। तभी वहाँ एक लेडी आती है और बैन से बोलती है कि कर्नल वॉच तुम्हें बुला रहे हैं। वैन के वहाँ पहुँचने के बाद कर्नल वॉच उससे बोलता है कि उन्होंने लगातार बड़े शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया है। वो उसे एक हेलमेट दिखाते हुए बोलता है कि इसके द्वारा तुम्हें दोस्तों और दुश्मनों की पहचान हो जाएगी। अगर इससे तुम्हें ग्रीन दिखे तो समझो तुम्हारा दुश्मन है। इसीलिए हम कल रात 4 स्क्वाड को इस हेलमेट को टेस्ट करने के लिए भेज रहे हैं, जिसमें तुम्हारी स्क्वाड भी शामिल है और पूरी स्क्वाड को वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर उन चारों स्क्वाड को प्लेन के जरिए रवाना कर दिया जाता है। सैम भी बैन की स्क्वाड में शामिल था, लेकिन बैन उसे लेकर नहीं जाता। प्लेन में एक लेडी वैन और उसकी स्क्वाड से बोलती है कि याद रखना हेलमेट से वो ग्रीन कलर के दिखेंगे। मिशन खत्म होने के बाद हमें इन्फॉर्म करना, हम तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। फिर इन सभी लोगों को वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं और ये उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उधर से वो लोग भी इन पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण ये लोग भागकर एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। तभी रिंगर नाम की एक लड़की बोलती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि वो लोग एक बड़े प्लेन को भी उड़ा सकते हैं, तो वो हम जैसे बच्चों की आर्मी से कैसे डर रहे हैं। कर्नल वॉच जरूर हम लोगों से कुछ छुपा रहा है। फिर वो अपना सिग्नल निकाल देती है, जिसके कारण वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगती है। यह देखकर सभी लोग रिंगर पर गन तान देते हैं और उसे शूट करते हुए उसे बोलते हैं कि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक एलियन हो। तभी रिंगर बोलती है कि गन नीचे करो, मैं एलियन नहीं हूँ। अगर मैं एलियन होती तो तुम लोगों को बहुत पहले ही मार चुकी होती। ये सब देखकर वैन अपना सिग्नल निकाल देता है, जिससे वो बाकी लोगों को ग्रीन दिखाई देने लगता है। वो सभी वैन को देखकर डर जाते हैं और उसके ऊपर अपनी गन तान देते हैं। वैन उन लोगों को समझाते हुए कहता है कि सब लोग अपनी गन नीचे करो, मैं और रिंगर एलियन नहीं है और जो लोग हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे हैं वो भी एलियन नहीं है। कर्नल वॉच ने हम सभी से झूठ बोला, क्योंकि ग्रीन का मतलब एलियन नहीं इंसान है। ये हेलमेट और ट्रैकर सब कुछ फेक है और शायद वो कर्नल वॉच और उसकी सारी टीम इंसान नहीं एक एलियन है। फिर बाकी सभी लोग अपने अपने सिग्नल निकाल कर फेंक देते हैं। इसके बाद वैन उन सभी लोगों से बोलता है कि मुझे वहाँ पर वापस जाना होगा, क्योंकि मैंने सैम को वहीं पर छोड़ दिया है। वो अपना ट्रैकर वापस लगाकर बोलता है कि मुझे ऐसी जगह गोली मारो जिससे मैं जिंदा रहूं और उन लोगों को मुझ पर शक भी ना हो। इसके बाद हम केसी और एवन को देखते हैं, जो एक गाड़ी में सो रहे थे। तभी एवन को कुछ लोगों के आने का एहसास होता है और वो बाहर आकर देखने लगता है। तभी वो लोग आते हैं और एवन से फाइट करने लगते हैं। एवन भी उन लोगों को बहुत मारता है और केसी से बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन केसी वहीं पर खड़े खड़े एवन को देखती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि एवन कोई इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद केसी एवन से गुस्से में पूछती है कि कौन हो तुम। इस पर एवन उससे कहता है अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो मुझे तुमसे प्यार हो गया और अब मैं तुम्हारी सैम को ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ। लेकिन केसी उसकी बात नहीं सुनती और उससे बोलती
है, अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर केसी किसी तरह अंदर घुस जाती है और अपना चेकअप करवाने लगती है, जहाँ एक लेडी उससे कुछ पूछताछ करती है और फिर वो केसी के अंदर एक सिग्नल फिट कर देती है। वो कुछ और करने ही वाली थी कि उससे पहले केसी उसका गला दबा देती है और थोड़ी देर बाद उस लेडी की मौत हो जाती है। इधर हम वैन को देखते हैं, जिससे कर्नल बॉच कुछ पूछताछ कर रहा था। वो बोलता है कि वहाँ पर और क्या क्या हुआ। वैन बोलता है कि वहाँ पर बहुत बुरा हुआ, हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया था, हमने छुपने की बहुत कोशिश की मगर छुपने से पहले ही हमारे सारे साथी मारे गए। कर्नल बॉच समझ जाता है कि वैन झूठ बोल रहा है और वो उसे बोलता है कि चलो हम एक डील करते हैं, तुम मुझे सब सच बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तभी वैन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कौन हो, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो और हमारी जान क्यों ले रहे हो। फिर वहाँ की लाइट ऑफ ऑन होने लगती है। इसे देखकर कर्नल बॉस समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो वैन को वहाँ से ले जाने का आदेश देता है और अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द इस जगह को खाली करो और सभी बच्चों को प्लेन से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करो। इधर केसी भागती हुई जा रही थी, तभी उसे बैन मिलता है। वो उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने भाई सैम को ढूंढने आई हूँ। बैन बोलता है कि वो लोग सैम और बाकी बच्चों को प्लेन से यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दोनों वहाँ से सैम को ढूंढने जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एवन मिलता है, जिसे देखकर केसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एवन बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, मैंने इस जगह पर बॉम्ब लगाया है और अब से 10 मिनट बाद वो ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। इसके कुछ देर बाद उन्हें सैम दिखाई देता है, जो सभी बच्चों के साथ लाइन में था। केसी किसी तरह से सैम को वहाँ से बाहर लाती है और बैन के साथ वहाँ से भाग निकलती है। बाहर निकलते ही बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है। तभी रिंगर गाड़ी लेकर आती है और वो सभी उसमें निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।